अपन बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 के अंदर द्रव के तापीय गुणों के बारे में इस चैप्टर में अपन पढ़ रहे हैं। और जो तापीय गुण है उसमें एक गुण है तापीय प्रसार। जैसा कि अपन ने पिछला टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर अपन ने जाना था थर्मामीटर जो होता है उसकी सहायता से अपन किसी भी तापमान को मापते हैं, किसी भी वस्तु के तापमान को मापते हैं। तो उसमें हम एक गुण का उपयोग ले रहे थे जिसके अंदर क्या हो रहा था, जैसे कि पारा कम तापमान पर तो क्या होता है उस नलिका के अंदर नीचे बैठा रहता है, लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ता है तो आप लोगों ने सबने देखा होगा कि थर्मामीटर के अंदर उसके साथ साथ उसमें जो भरा हुआ लिक्विड होता है वो भी ऊपर बढ़ने लग जाता है। ये बात आप लोगों ने अच्छे से देखी थी। और वहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि की जा रही है वैसे वैसे ही उस पदार्थ के आयतन में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे किसी भी, अब आप अपने किसी भी आसपास की वस्तु को देखते हैं जो कि जब तापमान कम होता है तो सिकुड़ी हुई हो सकती है और जब तापमान वृद्धि कर देते हैं तो वो उसका आकार बढ़ा लेती है। इसके कुछ उदाहरण आप लोग समझ सकते हैं जिनमें मान लो जैसे कि आपके पास कोई ऐसी गुब्बारे से भरी हुई ठंडे गुब्बारे से भरी हुई वायु की गुब्बारे को अगर अपन पानी के अंदर डाल दें जो कि ठंडा पानी है, तो अगर अपन वहां पर डाल करके देखते हैं तो क्या होगा कि वहां पर वो गुब्बारा सिकुड़ने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ने लग जाएगा। क्यों सिकुड़ रहा है गुब्बारा, क्योंकि उसके पास में जो वातावरण मिल रहा है उस वातावरण की तुलना में उस पानी में जो कि ठंडा पानी है उस ठंडे पानी का तापमान कम है। और जैसे ही कम तापमान वाली जगह पर जब वायु आई गुब्बारे की संपर्क में तो उसने अपना आयतन भी क्या कर लिया, कम कर लिया। और कम करने के फलस्वरूप उसका आकार अपने को क्या दिखाई देने लग गया, छोटा दिखाई देने लग गया। आगे बात समझ में। इसी प्रकार आप लोग अपने आसपास देखते हैं कि अगर लोहे का कोई तार है, ठीक है, वो बहुत टाइट बंधा हुआ था, सर्दी के दिनों में वो बहुत टाइट था, लेकिन जैसे गर्मी का सीजन निकलता है उसके बाद में अगर अपन उस तार को चाक करके चेक करते हैं तो तार अपने आप ही क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि तार को किसी ने छुआ नहीं फिर भी वो ऑटोमेटिक ढीला कैसे हुआ, क्योंकि उसके अंदर उष्मा या ताप प्राप्त करके उसने क्या कर लिया, प्रसार कर लिया। क्या कर लिया, प्रसार। तो किसी भी अब देखो अपने अभी एक उदाहरण दिया गैस का, दूसरा उदाहरण दिया अपने किसका, लोहे का यानी कि ठोस पदार्थ का, और तीसरा उदाहरण मैंने अभी आपको पारे का समझाया था जिसके अंदर पारा किस फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो द्रव अवस्था वाला पारा भी क्या हो रहा है, प्रसारित हो रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा तीनों उदाहरणों से ये स्पष्ट हुआ कि पदार्थ चाहे किसी भी अवस्था में हो, पदार्थ चाहे किसी भी अवस्था में हो, ठोस में, द्रव में या फिर गैस में, उनके अंदर ऊष्मा प्राप्त करके या तापमान वृद्धि करके प्रसार उसको दिया जा सकता है। उसकी लंबाई में वृद्धि की जा सकती है, उसके आयतन में वृद्धि की जा सकती है। आगे बात समझ में। तो देखिए अगर हम किसी भी एल लंबाई की वस्तु को, किसी भी एल लंबाई की वस्तु में अगर हम तापमान वृद्धि करके उसकी लंबाई में अल्प वृद्धि कर लेते हैं, मान लो हमारे पास एक कोई लोहे की रोड है, वो पहले इतनी लंबाई वाली है, इसकी लंबाई अभी अपन ने मान ली कि ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक की है और अभी इसकी लंबाई मान लो कैपिटल एल है। ठीक है, ये ए भी अपने पास लोहे की रोड है, इसका अभी अपन थोड़ी देर के लिए अनुप्रस्थ काट यानी कि इसकी मोटाई हम थोड़ी नगण्य मान रहे हैं, मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर है। अगर मैं इसको गर्म करता हूँ, पहले तापमान मान लीजिए इसका T है, कुछ समय पश्चात जब तापमान बढ़ा देंगे यानी कि T प्लस डेल्टा T हो जाएगा तो इसकी लंबाई में भी वृद्धि हो जाती है। ये A तक तो B तक तो पहले ही था लेकिन ये कुछ और वृद्धि कर गया। स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए मैंने आपको ये यहाँ पर इस तरह से A और B डैश छोर बना दिए हैं। ठीक है, तो ये जो B बिंदु से B डैश तक की जो एक्स्ट्रा लंबाई प्राप्त हुई है इस लंबाई को हम डेल्टा L कह सकते हैं ना। अब देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी जो ठोस अपने पास लंबाई की या छड़ है उस ठोस छड़ के अंदर हम
डेल्टा टी तापमान वृद्धि करके उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि पा सकते हैं, डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए ऐसी विकृति ये अपने आप ही क्या हुई, एक तरह से इसके अंदर विकृति उत्पन्न हो गई। पहले ही इस लंबाई की थी, अब इसकी लंबाई में ऑटोमेटिक की वृद्धि होगी, यानी कि विकृति उत्पन्न होगी। तो विकृति आप लोगों ने पहले पढ़ा है, इससे पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर अपन ने प्रतिबल के बारे में चर्चा की थी, और वहां पर अपन ने देखा था कि किसी भी वस्तु पर यदि हम बल आरोपित करते हैं तो उसकी लंबाई में थोड़ी वृद्धि हो जाती है, और उस लंबाई का विरोध पदार्थ के अंदर एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगता है जिसको अपन प्रतिबल कहते थे। ठीक है, तो वहां पर भी अपन ने इस चीज को देखा था। तो वहां पर जो विकृति अपन ने जिस तरह से डिफाइन की थी, विकृति क्या थी उस टाइम पर बताइए, विकृति बराबर क्या था, अगर एल लंबाई की कोई छड़ है और उसकी लंबाई में अगर डेल्टा एल की वृद्धि हो जाती है तो वहां पर विकृति का मान कितना निकल करके आ रहा था, विकृति का मान कितना था। देखिए हर चीज को रटने की आवश्यकता नहीं है, समझो विकृति क्या थी, विकृति आकार में परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके आकार में कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा एल लंबाई में परिवर्तन हुआ। तो कुल लंबाई कितनी थी इसकी, पहले एल थी, यानी कि एल लंबाई के सापेक्ष इसकी लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा एल। और यही चीज इसके क्या है, विकृति है। यानी कि विकृति बराबर क्या होता है, तो विकृति बराबर अपने पास होता है, विकृति बराबर होगा डेल्टा एल अपॉन एल। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर भी हम इस टर्म को यहाँ पर भी एसोसिएट कर सकते हैं। जिस तरह से वहां पर बाह्य बल F लगाया जा रहा था और उसमें विकृति उत्पन्न हो रही थी, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा टी तापमान इसका वृद्धि कर रहे हैं। जब डेल्टा टी तापमान वृद्धि करते हैं तो उसकी लंबाई में भी डेल्टा एल की वृद्धि हो जाती है। प्रयोगों से ये पता चला कि जब हम जैसे जैसे तापमान में वृद्धि करते हैं, इस डेल्टा टी में वृद्धि करते हैं, वैसे वैसे ही ये विकृति भी बढ़ती जाती है। क्या होता है, विकृति भी बढ़ती जाती है। आगे बात समझ में, यानी कि डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एल अपॉन एल ये समानुपाती होता है डेल्टा टी के। आगे बात समझ में, ये किसके समानुपाती होता है, डेल्टा टी के। ठीक है, अगर अपन समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर अपन ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा यहाँ पर अपन ले सकते हैं, अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है, इनटू डेल्टा टी। ये अल्फा अपने पास क्या है, तो यहाँ पे अल्फा, क्योंकि हमने जो अभी विकृति इसमें मेजर की है वो केवल एक ही रेखा के अनुदिश की है। किसके अनुदिश की है बेटा, एक रेखा के अनुदिश की है, इसलिए इसका नाम अपन ने क्या रख दिया, रेखीय प्रसार गुणांक। क्या रख दिया बेटा इसको, रेखीय प्रसार गुणांक। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये अपने पास जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर द्रव पदार्थ होंगे तो निश्चित तौर पर अलग होगा, गैस अगर होगा तो निश्चित तौर पर अलग होगा। इसी तरह से ठोस अगर पदार्थ है तो उनका जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो भी अपने को भिन्न प्राप्त होना चाहिए। आगे बात समझ में, अगर अपन इनके अलावा भी बात करें, जैसे कि ठोस पदार्थों की बात करें, तो ठोस पदार्थ में भी आप लोग जानते हैं लोहा भी ठोस है, चांदी भी ठोस है, सोना भी ठोस है। तो इन सभी ठोस पदार्थों का भी क्या सबका रेखीय प्रसार गुणांक एक ही होगा, नहीं होगा, क्योंकि सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। तो सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न होने के कारण इनका भी रेखीय प्रसार गुणांक भिन्न भिन्न होता है। आगे बात समझ में। इसी तरह से अगर अपन द्रव्यों की बात करें तो भिन्न भिन्न द्रव्यों की प्रसार भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। इसी तरह से अपन गैसों की बात करें तो वहां पर भी भिन्न भिन्न प्रसार